नमस्ते साथियों, भूमिका सीएससी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 के बारे में। ये योजना हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही है और इसमें महिला आवेदक ही इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर सकती है। कोई भी पुरुष आवेदक इसमें ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये महिला आवेदकों के लिए ये योजना हरियाणा सरकार ने लागू की है। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि आपको लाडो लक्ष्मी योजना या फिर गवर्नमेंट की जो भी अन्य स्कीम्स आएगी उसके बारे में, या फिर गवर्नमेंट की जो भी सरकारी भर्ती आएगी जॉब्स की, उसके बारे में हर एक अपडेट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, हम बात करते हैं अब दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये योजना है हरियाणा सरकार ने जो लागू की है वो 25 सितंबर, ठीक है, 25 सितंबर 2025 से इस योजना को सुचारू रूप से लागू कर दिया गया है और इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, ऐप के माध्यम से। फॉर्म कैसे भरना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप टू स्टेप बताई जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके बाद में हम बात करते हैं, जो आपकी फैमिली आईडी है उसमें आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत मोटा डाउट है महिलाओं को। तो इसमें जो आपकी इनकम है ना वो 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 से कम होनी चाहिए। और वो आपकी जो इनकम है फैमिली आईडी में वेरीफाई होनी चाहिए। ठीक है, फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई होनी चाहिए। इनकम है जो आपकी वो फैमिली आईडी में वेरीफाई होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम फैमिली आईडी में वेरीफाई नहीं है ना तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगी। फैमिली आईडी को चेकआउट जरूर करवा लेना। ठीक है, अगर आपकी इनकम वेरीफाई है तो अप्लाई कर पाएंगी। इसके बाद में बात करते हैं कि भाई इसमें कौन महिला आवेदक कर सकती है। तो जो महिला गृहिणी है ना, गृहिणी यानी कि हाउस वाइफ हम जिसको बोलते हैं, वो इसमें अप्लाई कर पाएगी। या फिर जिस महिला की उम्र 23 साल से लेकर के 60 साल के बीच में है ना, 60 साल के बीच में, तो वो भी इस योजना में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकती है। ठीक है, 60 साल से ऊपर अगर एज है तो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगी फॉर्म को। इसके बाद में आप किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सरकारी नौकरी में है तो भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगी। सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस योजना में आप फॉर्म अप्लाई कर सकती है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई इसमें कौन महिला इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो है, अगर आप बुढ़ापा पेंशन ले रही है, बुढ़ापा पेंशन जिसको हम वृद्धावस्था पेंशन बोलते हैं ना, तो भी इसमें आप अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है, अगर आप विडो पेंशन ले रही है ना, जिसको हम वो बोलते हैं ना, विडो पेंशन को, विडो पेंशन ले रही है ना तो आप नहीं कर सकती, जिसको हम विधवा पेंशन बोलते हैं। ठीक है, विधवा पेंशन, विधवा पेंशन ले रही है ना तो भी इसमें वो महिला अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगी। ठीक है, कोई भी महिला अगर इसमें अन्य किसी प्रकार की स्कीम्स का फायदा ले रही है ना तो भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगी, अन्य स्कीम्स का फायदा। ठीक है, बहुत सी स्कीम सरकार की तरफ से चलाई जाती है टाइम टू टाइम, उनका रेगुलर बेनिफिट सरकार की तरफ से दिया जाता है। अगर उसका भी बेनिफिट ले रही है ना तो भी इसमें अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और सबसे मोटा तो यही है कि सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए भाई आपके पास। ठीक है, महिला के पास, ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास सरकारी नौकरी है ना तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं कि भाई हमारी जो इनकम है वो 1,40,000 से कम भी है और हमारी इनकम वेरीफाई भी है, और हमारी जो उम्र है वो 23 साल से 60 साल के बीच में भी है, और हम गृहिणी है, हम किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं ले रही, हम हाउस वाइफ है, हम सरकारी नौकरी में भी नहीं है। ठीक है, तो हम अपना फॉर्म कैसे अप्लाई करें और उसमें हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर है ना, फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर, फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर है ना,
उन सभी के आधार कार्ड लगेंगे। ठीक है, उन सभी के आधार कार्ड, मानो फैमिली आईडी में किसी में 5 मेंबर हैं, ठीक है, तो पांचों के आधार कार्ड आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरी बात आती है इसमें कि सेकंड बात क्या है, आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा ना, तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, तो आप सीएससी सेंटर पे चले जाना। ठीक है, सीएससी सेंटर वाले को बोलना कि मुझे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो सीएससी सेंटर वाला आपको एक फाइल देगा। फाइल के ऊपर आपके सरपंच, नंबरदार, पटवारी, इन तीनों के साइन होते हैं, और फाइल पर एक आपकी फोटो लगेगी, और फोटो लगने के बाद, इन तीनों के साइन होने के बाद, सीएससी सेंटर वाला आपकी फाइल को ऑनलाइन करता है। ऑनलाइन करने के बाद में आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो 1 दिन से लेकर के 7 दिन के बीच में आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही बन करके आ जाती है। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है ना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई आपकी सास ससुर है ना, सास और ससुर, उनके भी इसमें आधार कार्ड लगेंगे। ठीक है, सास ससुर के आधार कार्ड। ठीक है, अगर मान लो किसी की सास की डेथ हो गई, या फिर किसी के ससुर की डेथ होगी, या फिर दोनों की डेथ होगी, तो दोनों की डेथ होगी तो उसकी भाई डेथ सर्टिफिकेट लगेगी। ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, किस तारीख को, ठीक है, किस तारीख को डेथ हुई है, या और किस महीने को डेथ हुई है, ठीक है, और किस साल को डेथ हुई है, ये डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर सास ससुर जीवित है ना, तो सबसे बढ़िया है भाई। ठीक है, भगवान की दया से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सास ससुर जीवित है ना, तो उनके भाई आपको आधार कार्ड देने पड़ेंगे। ठीक है, आधार कार्ड देने पड़ेंगे सास ससुर के। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा बनता है 4 नंबर पॉइंट, और 4 नंबर पॉइंट पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई आपको अपने माता पिता के आधार कार्ड देने पड़ेंगे। ठीक है, माता पिता के आधार कार्ड, अगर आपके माता पिता जीवित है ना, तो आप माता पिता के आधार कार्ड इसमें देंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है 5th नंबर पॉइंट। ठीक है, 5वां पॉइंट। ठीक है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, माता पिता का आधार कार्ड देने पड़ेंगे। और अगर आपके माता पिता जीवित नहीं है ना, तो उसकी भी भाई आपको डेथ सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी माता पिता की। अगर माता पिता जीवित है तो आधार कार्ड, जीवित नहीं है तो डेथ सर्टिफिकेट। और डेथ सर्टिफिकेट में भी आपको मैं बता दूं कि भाई किस तारीख को डेथ हुई है, और किस महीने को डेथ हुई है, और किस साल को डेथ हुई है, ये आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब आता है 5वां पॉइंट। ठीक है, 5वें पॉइंट की बात ये आती है कि भाई आपका जो अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट है, ठीक है, वो आपको देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, बैंक अकाउंट, इसमें आपको देना पड़ेगा। खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये नहीं कि हम परिवार के किसी भी सदस्य का अकाउंट दे दें। और वो बैंक अकाउंट आपका आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। ठीक है ना, आधार कार्ड के साथ लिंक, आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। ठीक है, लिंक होना चाहिए, लिंक। ठीक है, उसके बाद में आधार कार्ड आपका डीबीटी भी होना चाहिए बैंक अकाउंट के साथ। ठीक है ना, आधार डीबीटी होना चाहिए, डीबीटी। ठीक है, ये डीबीटी क्या होता है, तो डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये डीबीटी कैसे होता है, तो भाई आपका अकाउंट है ना, किसी भी सीएससी सेंटर वाले के पास चले जाना, या फिर आप अकाउंट को डीबीटी करवाने के लिए अपने बैंक में चले जाना। ठीक है, सीएससी सेंटर वाले के पास जाएंगे तो वो भी आपके अकाउंट को डीबीटी तुरंत ही कर देगा। ठीक है, 5-10 मिनट के अंदर अंदर। और अगर आप बैंक में जाते हैं ना, तो बैंक में जाकर भी आपका अकाउंट डीबीटी करवा सकते हैं, बैंक वाले भी आपके अकाउंट को तुरंत डीबीटी कर देंगे, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका अकाउंट डीबीटी नहीं होगा तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि आपका अकाउंट डीबीटी होना जरूरी है, तभी हम आपकी किस्त को डाल पाएंगे, नहीं तो आपकी किस्त नहीं डलेगी। फिर मत बोलना कि मेरा अकाउंट डीबीटी नहीं है, नहीं था, मेरी किस्त नहीं आई, मेरे पैसे नहीं आई। तो भाई सरकार ने बोला है कि आपका अकाउंट डीबीटी होना चाहिए। और डीबीटी मैंने बता दिया है, आप सीएससी वाले के पास चले जाना, या फिर आप बैंक में जाकर भी आपका अकाउंट डीबीटी
करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है भाई 6 नंबर पर। ठीक है, 6 नंबर पर बात आती है, आपको एक बिजली बिल देना पड़ेगा। ठीक है, बिजली बिल। ठीक है, बिजली बिल भाई मेरा नाम तो नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके सास के नाम होगा बिजली बिल, ससुर के नाम होगा। ठीक है, या फिर आपके पति के नाम होगा। ठीक है, तीनों में से किसी के नाम तो आपका बिजली बिल होगा, आप इसमें बिजली बिल दे सकती है, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपके नाम है ना, खुद के नाम, ठीक है, आपके नाम है ना बिजली का मीटर, तो सबसे बढ़िया है, आप अपना मीटर इसमें अटैच कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैंक अकाउंट होगा, बिजली का बिल भी होगा, और भाई माता पिता सास ससुर फैमिली मेंबर सभी के इसमें हो गए, और आपकी जो एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी इसमें होगी, बैंक अकाउंट भी होगा। तो भाई ये इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगर आपको ये फॉर्म भरना है ना, तो भाई आप 31 तारीख से पहले पहले भर दे, 31/10/2025 से पहले। ठीक है, से पहले इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर दे, 31/10/2025 से पहले अप्लाई कर दे, ताकि आपकी किस्त 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर, ठीक है ना, 1 नवंबर, 1 नवंबर 2025 को आपकी किस्त हरियाणा सरकार की तरफ से आपके अकाउंट में सुचारू रूप से चालू की जा सके। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन थी। और भी भाई इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है भाई, जो भी रेंट पे रह रही है ना, जो महिला किराए पर, तो वो भी इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करे। ठीक है, इसमें अप्लाई कर सकती हैं, उसको भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। रेंट पे रह रही तो ये कह देंगे भैया हमारा मीटर है ना, हमारे नाम नहीं है, हम किराए पर रह रहे हैं, तो भाई आप अपना किराएदार का मीटर इसमें अटैच कर दे। ठीक है, आपका फॉर्म अच्छे से सबमिट हो जाएगा और एक्सेप्टेड भी किया जाएगा सरकार की तरफ से, और आपकी किस्त भी डाली जाएगी सरकार की तरफ से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई हमने फॉर्म तो भर दिया, ठीक है, फार्म तो भर दिया भाई हमने, ठीक है, फार्म भर दिया। अब हमारा फॉर्म है ना, वो सबमिटेड दिखा रहा है, SUBMITTED, ठीक है, सबमिटेड दिखा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, ठीक है, सबमिटेड दिखा रहा है पिछले कई दिनों से, ठीक है, दिखा रहा है सबमिटेड। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई छुट्टी पड़ गई थी, ठीक है, सरकारी छुट्टियाँ हो गई थी कुछ, तो सरकारी छुट्टियाँ हो गई थी इसमें, कि दिवाली की छुट्टी, शनिवार एतवार की छुट्टी, ठीक है, इस टाइप से छुट्टियाँ आ गई थी ना, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होने में टाइम लग रहा है। सरकार इस पे काम कर रही है अच्छे से, आपका फॉर्म ज़रूर एक्सेप्ट दिखाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ज़रूर आपका एक्सेप्टेड दिखाया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका फॉर्म 31 तारीख से पहले पहले आपका फॉर्म सरकार की तरफ से एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर आपने फॉर्म को अच्छे से भरा होगा तो। ठीक है, अगर आपने फॉर्म में ही गलती कर दी, जहाँ पर मांगे गए थे आपके पिता के आधार कार्ड और आपने भर दिए आपके माता के आधार कार्ड, ठीक है, या आपके मांगे गए थे माँ के आधार कार्ड, वहाँ पर भर दिए सास के आधार कार्ड, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट है ना, वो वेरीफाई जरूर करता है फॉर्म को, और वेरीफाई होने के बाद ही आपका फॉर्म एक्सेप्टेड दिखाया जाएगा। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम भी कोई गलती की होगी, तो भाई डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, गलती आपकी होगी उसमें। ठीक है, तो आपको मैं सजेशन देता हूँ, राय देता हूँ कि आप फॉर्म को अच्छे से देख करके, उसको पढ़ करके, ऐप को, ठीक है, उसको ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके लॉगिन करेंगे, और आप स्टेप टू स्टेप उस फॉर्म को अच्छे से भरेंगे, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्टेड किया जाएगा, नहीं तो वो सबमिटेड में रह जाएगा, या फिर आपका फॉर्म रिजेक्टेड, पेंडिंग, कुछ भी उसमें एरर हो सकता है, आपका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई मैंने फॉर्म तो सबमिटेड कर दिया, ठीक है, सबमिटेड कर दिया, और सबमिटेड करने के बाद में मेरा फॉर्म एक्सेप्ट भी हो गया, ठीक है, एक्सेप्टेड भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, तो भाई अगर आपने ये दोनों स्टेप कंप्लीट कर लिए ना,
तो तीसरा स्टेप आता है कंप्लीटेड का। ठीक है, कंप्लीटेड का आता है, आपको कंप्लीट फॉर्म करना जरूरी होगा। अगर आपने ये तीसरा स्टेप कंप्लीट नहीं किया ना, तो आप उम्मीद मत लगाना कि सरकार मेरी 2100 रुपये की किस्त मेरे अकाउंट में डाल देगी। ठीक है, नहीं डालेगी सरकार। सरकार को साफ साफ उस ऐप पर ऑप्शन है कि आपका फॉर्म सबमिटेड होगा पहले स्टेप पर, दूसरे पे आपका फॉर्म एक्सेप्टेड किया जाएगा, और तीसरे पे आपका फॉर्म कंप्लीट किया जाएगा। और कंप्लीट आपका तब होगा तब इसमें आप 2100 रुपये अमाउंट को अपडेट कर देंगे। ठीक है, अमाउंट आपको अपडेट करनी पड़ेगी कि आप 2100 रुपये लेना चाहती हैं या फिर उससे कम लेना चाहती हैं। ठीक है, इसमें आप लास्ट 2100 या उससे कम भी अमाउंट इसमें अपडेट कर सकती हैं, तब आपका फॉर्म इसमें कंप्लीट माना जाएगा। तभी आपकी किस्त आएगी 1 नवंबर 2025 को आपके अकाउंट में। ठीक है, डीबीटी के द्वारा। ठीक है, डीबीटी के द्वारा आएगी। डीबीटी मैंने बता दिया है, आप अपने अकाउंट को डीबीटी करवा ले बैंक में जा करके या सीएससी सेंटर पर जा करके, या फिर आप खुद भी कर सकती हैं डीबीटी। आपका अकाउंट डीबीटी होना जरूरी है। सरकार की ये अच्छी स्कीम है। ठीक है, हम सरकार को इसमें बोलते हैं कि वह अच्छी स्कीम है जो महिलाओं के लिए लागू की है। ठीक है, जो महिला गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है वो अपना गुजारा इसमें अच्छे से कर सके। ठीक है, अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इसमें 2100 रुपये के द्वारा अपने पूरी कर सके। ठीक है, सरकार की अच्छी योजना है और बहुत से स्टेट में तो ये योजना पहले से चलाई जा रही है। अब हमारे हरियाणा में भी इस योजना को 25 सितंबर 2025 से लागू कर दिया गया है और इसमें सुचारू रूप से फॉर्म भरे जा रहे हैं। हर एक महिला जिसकी भी उम्र 23 साल से लेकर के 60 साल के बीच में है वो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। ठीक है, अप्लाई करने का आपको इसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, आप अप्लाई फॉर्म को खुद कर सकते हैं या फिर किसी का सहारा लेकर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। अगर आपका फॉर्म अभी तक सबमिटेड में दिखाया जा रहा है तो आप इंतज़ार करें, आपका फॉर्म एक्सेप्ट जरूर किया जाएगा। 30 या 31 तारीख तक आपका फॉर्म जरूर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, एक्सेप्ट करते के साथ आपके पास मैसेज आता है कि आपका फॉर्म सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया है। स्वीकार करने के बाद आपको फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट करने के बाद आपका फॉर्म पूर्णतः कंप्लीटेड है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी किस्त 1 नवंबर 2025 को सरकार की तरफ से आपके अकाउंट में डाली जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अगर आप आगे भी मेरे द्वारा इस यूट्यूब चैनल पर लेना चाहती हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आपको हर एक अपडेट सरकार की स्कीम्स की या फिर गवर्नमेंट जॉब की हर एक अपडेट मेरे द्वारा इस चैनल पर सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।